आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, आपने रंग दे बसंती देखी होगी, गजनी देखी होगी। भारत की देखा जाए सुपरस्टार एक तरीके से जो सुपर हिट फिल्में हैं, उनके जो राइटर हैं, उनके जो गीतकार हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रसून जोशी सर, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आज अपने पहले पॉडकास्ट में आप बैठे हुए कंफर्टेबल हैं काफी। जी जी जी, बहुत अच्छा है। आप मतलब जी पॉडकास्ट का नाम आपने रखा है, तो मुझसे आपने पहले पूछा भी था कि जी पॉडकास्ट किया है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि बातचीत है, और आप अपने मुझे अच्छी चीज़ें लगती है जब पॉडकास्ट नाम आता है तो कहीं एक सुकून का नाम आ जाता है, थोड़ा ठहराव का नाम आ जाता है कि आराम से बात होगी। क्योंकि आजकल जितना एक तरफ इंस्टा है, एक तरफ हर चीज़ छोटी होती चली जा रही है। कहते ये हैं कि जो ह्यूमन अटेंशन स्पैन है, मनुष्य का जो अटेंशन स्पैन है, जी इट हैज कम डाउन टू 8 सेकेंड्स, विच इज लेस देन द गोल्ड फिश। एक गोल्ड फिश का जो अटेंशन स्पैन है, उससे भी कम अटेंशन स्पैन आज ह्यूमन बीइंग का हम मानने लगे हैं। और उसमें अपनी बात को करने की सब जल्दी में आते हैं कि फटाक से उसको छोटा सा कह के कह दूं। उसी के साथ साथ पॉडकास्ट चल रहे हैं जो आराम से बात करते हैं। तो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि एक तरफ अगर दुनिया बहुत तेज़ दौड़ने की जल्दी में है, एक उस साथ साथ पॉडकास्ट आप जैसे लोग कर रहे हैं जो उसको एक ठहराव से जोड़ के रख रहे हैं। क्योंकि अगर ज़िंदगी से ठहराव चला जाएगा तो शायद कुछ बहुत बड़ी चीज़ चली जाएगी। उसका जो सर रीजन है कहा जाए काफी हद तक ये है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। जिस आपने जो 8 सेकंड की बात कही, हम चीजों को स्क्रॉल कर दे रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा, हम आगे बढ़ जा रहे हैं, जी लेकिन ठहर नहीं रहे हैं। जी, ठहर नहीं रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो पहले तो आर्ट के ऊपर छा गया था एंटरटेनमेंट। मतलब पुराने ज़माने में सोचिए कि जब आर्ट की लोग बात करते थे तो आर्ट का एक अपना एक अलग रुतबा था, अपनी पहचान थी। फिर एंटरटेनमेंट आ गया कि अगर आपको एक गीत भी सुनना है तो वो फिल्मी गीत के ही माध्यम से आप गीत का मजा ले सकते हैं। गीत का अपना अस्तित्व, जैसे यहाँ तक कि हमारा फोक म्यूजिक भी लोग बहुत हिट गाने हुए, और फोक म्यूजिक भी लोग सिर्फ फिल्मों के माध्यम से सुनने लगे। तो एंटरटेनमेंट कहीं आर्ट के ऊपर हावी हुआ, और एंटरटेनमेंट के ऊपर आया डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब आप जो खट 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 कर रहे हैं, किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हुए, और डिस्ट्रैक्शन में ही आपको मजा आ रहा है। लेकिन जो समझने वाली जरूरत है कि डिस्ट्रैक्शन के बाद क्या आ रहा है, वो एडिक्शन आ रहा है कि आप एंटरटेनमेंट से एडिक्ट हो गए। इस डिस्ट्रैक्शन के भी आप एडिक्ट हो गए कि आपको किसी एक कोई से एक बात करना है, किसी से लंबी बात, तो आप नहीं कर पा रहे। आपका अटेंशन स्पैन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और डिस्ट्रैक्ट करके आपको एडिक्ट कर दिया उसने कि आप डिस्ट्रैक्शन से ही एडिक्टेड हैं कि मैं लगातार चीज़ों को बदलता रहूं। ये आपका एडिक्शन हो गया है। और ये कहाँ ह्यूमन रेस को ले जाएगा, उस पर सवाल उठाना जरूरी है। मैं इस पे थोड़ा और डीप जाना चाहूंगा सर आपके साथ, चूंकि आप गीतकार भी हैं, गीत भी गाने भी लिखते हैं। डिस्ट्रैक्शन की आपने बात की। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कोई यहाँ पर कोई शख्स है जो गाने लिखना चाहता है या अपने करियर को उसमें दिशा में आगे देना चाहता है, वहां पर ये डिस्ट्रैक्शन किस तरीके का रोल प्ले करता है, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, आप जरूर बताना चाहेंगे। उन नए लोग जो गीतकार बनना चाहते होंगे, डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। देखिए, गीतकार बनना चाहें या कुछ भी बनना आप चाहें, बिना, कहते हैं कि जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सो उसमें डूबने की जरूरत है। आप छप 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 करते रहेंगे पानी में तो वो आपको मोती तक नहीं ले जाएगा। मोती तो कहीं गहराई में सीपी के अंदर है। उस मोती तक पहुंचने के लिए आपको गोताखोरी करनी पड़ेगी। किसी भी आर्ट फॉर्म को हो, या मैं तो कहूँगा कोई भी चीज़ आप करना जीवन में चाह रहे हैं, उस चीज़ में अपने को डुबा देना, उस चीज़ में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी में अगर आप रहेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा सैम्पलिंग कर लूँ चीज़ों की, सैम्पलिंग करने वाले, खासकर राइटिंग की तो जहाँ तक बात है, सैम्पलिंग से राइटिंग नहीं बनती है। राइटिंग तो उसको तराशना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। इसी सब्जेक्ट को मैं आपको एक ही उदाहरण दे सकता हूँ। एक फिल्म मैंने की थी तारे ज़मीं पर जी, उसमें बच्चों के ऊपर मुझे सब लिखना था, और आपने गीत सुने हैं। सुपर हिट फिल्म सर। वो चाहे बम बम बोले मस्ती में डोले लिखा हो, या तुझे सब है पता है ना माँ लिखा हो। आप देखें कि बच्चों की दुनिया में जाने के लिए बहुत, आपको लगता है कि बचपन तो बहुत आसानी से आपको मिल जाना चाहिए,
लेकिन मुझे याद है कि मुझे कितना एक तरह से ऑलमोस्ट मेडिटेट करना पड़ा था कि मैं बचपन में चला जाऊं और वो बच्चों के जैसे सोचूं कि अगर आपको वो गाना याद हो, देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने खोल दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, बम बम बोले मस्ती में डोले। ना ये बच्चों की तरह सोचना कि ये पेड़ है कि चादर ओढ़ के कोई खड़ा है, बच्चों के दिमाग में कल्पनाएं आती हैं, वो बादल को देखते हैं तो उसमें भी तरह तरह की उनको शक्लें दिखाई देती हैं। ऐसा सोचना लगता है आपको बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना, उस मनस्थिति में कूदना और वहां से कुछ निकालना, तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं वही समझना चाह रहा हूँ सर, उसके पीछे की प्रैक्टिस क्या होती है। आपने बच्चों की बात की, फॉर एग्जांपल आप कुछ लव स्टोरी या फिर कुछ रोमांस पर लिख रहे हैं, तो उसके पीछे का जो फेज ऑफ माइंड होता है वो मैं समझना मैं चाहूंगा। आपको जैसे एक लाइन सुनाता हूँ तारे ज़मीं पर पे। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्या बात है सर, पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगा, जो जबरदस्त आपने लिखा है कि आज तक भी हम देखिए सोच रहे हैं, अभी आपने यहाँ पर डिस्कस किया, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पर कैमरे के पीछे भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए वहां पर, इसी के पीछे की मैं प्रैक्टिस यही मैं कह रहा हूँ कि ये भावना अपने अतीत में जाना, अपने छोटे छोटे अनुभवों को याद करना, वहीं से हम लोगों के लिए कहानियां, गीत, सीन्स निकलते हैं, अच्छे सीन। कुछ लोग तो नहीं उसको इतना, मैं समझता हूं जब अगर आप सीरियसली ऑनेस्टली उस चीज को करना चाहते हैं तो आपको उस चीज से जुड़ना पड़ेगा, उस बचपन में जाना पड़ेगा। और जब तक आप उस बचपन में डुबकी नहीं लगाएंगे, और उसका जो होमवर्क है वो आसानी से नहीं होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी एक तरह से छोटी सूक्ष्म भावनाएं जो हैं उनको भी परखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। जी, चाहे आप तारे ज़मीं पर का ये उदाहरण लें, या फिर एक दूसरा मैंने फिल्म की थी रंग दे बसंती, उसमें गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ बहुत ही जाना। शानदार गाना सर। उसमें भी एक सीन ऐसा सोचा है कि एक माँ और बेटा लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं कि लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा साँझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। ये माँ ढूंढ रही बच्चे को और कह रही तू कहाँ छुप गया है। सीन फिल्म में ऐसा था कि द सन इज नॉट अलाइव, अब जीवित नहीं। तो बच्चा कहता है क्या बताऊं मैं कहाँ हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा सलोना जहां है यहां सपनों वाला, मेरी पतंग हो बेफिक्र, मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझ। फिर माँ कहती है आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र। अब वो बच्चा छिपा है लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि वो तो हमेशा के लिए चला गया। तो ये सीन्स को सोचना या उसमें जाना, उसके लिए मुझे लगता है कि मेहनत करनी पड़ती है और उसमें डूबना पड़ता है। मैं कोई उसका फॉर्मूला आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर सब्जेक्ट, अब भाग मिल्खा भाग एक अलग तरह का सब्जेक्ट है। स्पोर्ट्स में मैं बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूं,
लेकिन उस सब्जेक्ट में अपने को उससे जोड़ना और उसमें उतरना, ये आई विल सजेस्ट नॉट ओनली इन artistic fields, any field, in fact, what you are doing yourself, or all the people who are behind the camera here. Through my experience, what I can tell you is that it's important to be honest and authentic. देखिए हम जीवन में क्या तलाश कर रहे हैं, हम सबको ईश्वर ने एक ऑथेंटिसिटी दी है, कुछ तो दिया है। बिल्कुल। आप पूरी जिंदगी किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करिए। अगर अपनी वो ऑथेंटिक आवाज और ऑथेंटिक चीज आपको मिल जाएगी, यू आर डन। आप उसके बाद देखोगे, आपको लगेगा कि कुछ सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है। उस सेटिस्फेक्शन कोई और आपके लिए नहीं ला के दे सकता। जी सर, चूंकि समय कम है तो मैं जल्दी से 2 सवाल यहाँ पर और आपके साथ लेना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा कि कई लोग मेरे से भी बात करते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि आजकल ये जो मीटर पे लिखना होता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उन्होंने लिखा कुछ है, सामने मांग कुछ और चीज की हो रही है और वो प्रोडक्ट कुछ और निकल कर आता है। वो क्या सच में वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है या फिर वो एक एक्सक्यूज की तरह आप देखते हैं? नहीं, मीटर पे लिखना तो मतलब एक कवि जो है, एक गीतकार जो है, हमारे देश में तो परंपरा है। देखिए छंद होते हैं, रिदम होता है। कविता ऐसी नहीं निकलती है कि वो शब्दों का कोई गुच्छा नहीं है, लफाजी नहीं है कि ऐसे कुछ भी डाल दिया। वो एक रिदम में निकलता है। जीवन का ही एक रिदम है, प्रकृति का एक रिदम है, उसके आधार पर आपकी धड़कनों का एक रिदम है। आप देखें जिंदगी में हर चीज में एक रिदम चल रहा है, उस रिदम के साथ आपको जुड़ना होता है। और आजकल तो हम एआई के युग में जी रहे हैं। वो अपनी तरह से एल्गोरिदम चल रहा है वहां पे। तो रिदम को कभी भी अंडरस्टिमेट मत कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप रिदम में बोलते हैं, एक्चुअली उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ जो प्रेशर ऊपर से एक फिल्म मेकर के द्वारा दिया जाता है। आपके साथ भी कभी हुआ है ऐसा? बिल्कुल, कई बार मुझे ट्यून्स पे लिखना पड़ता है। कई गाने आपको लगेंगे कि पहले लिखे गए थे, कि पहले वो बने थे। जिंदा है तो अभी एक मीटर चल रहा है, उसके ऊपर कई बार म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर पहले एक रिदम बना देते, आप उसके ऊपर लिखते हैं। कई बार मैं रिदम क्रैक करता हूं। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, ये मैंने यार रहमान जी को दिया था, कि पहले मैंने क्रैक कर दिया था, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। कई बार वो क्रैक करते हैं, मैं उसको फॉलो करता हूं उसके बाद। तो ऐसा लेकिन रिदम हमेशा होगा, मीटर हमेशा होगा। एक मीटर में, एक रिदम में ही जब आती तो वो कविता होती है, उसे गीत कहते हैं आप। अदरवाइज यहां तक कि मैं तो ये मानता हूं कि जो आप डायलॉग्स बोलते हैं, हम लाइफ में जो बातचीत करते हैं ना, उसमें भी एक रिदम होता है। जीवन के होने में ही एक रिदम है, प्रकृति में ही एक रिदम है। तो उसको मैं कभी प्रेशर नहीं मानता हूं। इनफैक्ट दैट इज अ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। तवाजुन, वो एक बैलेंस है वो लाइफ का। बिल्कुल सर, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि इस कन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करें। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो करना चाहूंगा, क्योंकि आप फिल्म बोर्ड एंड सर्टिफिकेट के एक तरीके से चेयरमैन भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज तरह की जो फिल्में बन रही हैं, पहले तो क्या प्रसून जोशी आजकल की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, या अभी भी उनकी फेवरेट 1780s की वो फिल्में हैं, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाला वो दौर, या नए दौर में भी फिल्में जो हैं आजकल उतनी लंबी चलती नहीं है? पुराने जमाने, खासकर हमारे जो पेरेंट्स है वो बात करते हैं कि साहब सिल्वर जुबली होती थी, आजकल की फिल्मों में वो बात नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं आजकल जो फिल्में बन रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं। हर युग में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है वो कविता कि मधुशाला, उसमें एक जगह है कि अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, और सब ये कहते हैं कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो हर युग में हर एक को लगता है कि मेरा ये जो नया युग आ रहा है ये शायद पीछे रह गया है, या इसमें वो बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बहुत डिस्ट्रैक्शन की, जैसे हमने बात की, उस युग में जी रहे हैं। तो कंटेंट स्नैकिंग बहुत हो रही है, कंटेंट इंडाइजेशन बहुत हो रहा है। मतलब अपच, कंटेंट से अपच हो गई लोगों को। इतना सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये तो वो एक फिल्म देखने की इच्छा ही उसके अंदर कम है पहले तो। और जो पहले होता था कि फ्राइडे को एक आएगी फिल्म, उसकी प्रतीक्षा करते थे, तो वो प्रतीक्षा भी अब नहीं है। नहीं, वो भी डिक्लाइन हो गई है। बहुत सारी चीजों ने डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। तो यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग सेशिएटेड पीपल। वो तृप्त लोगों को आप और कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं घर से खा के आऊं, मैं तो खा के, एक रोटी तो चलेगी। पहले मतलब वो जो उसमें एक वैक्यूम था, एक वॉइड था।
वो कम है। और साथ साथ मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट जब चल रहा होता है, केओस का टाइम है ये, थोड़ा केओस का टाइम है। इतने इन्वेंशन हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है। ओटीटी को भी आप एक कारण मानते हैं? ओटीटी अलग तरह से सामने आ गया है। जो सब्जेक्ट्स लोग आज ओटीटी पे देखते हैं, उनको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ ओटीटी पे ही देखे जाने चाहिए, घर पे देख सकता हूं मैं, इसके लिए मैं थिएटर जाने की जहमत क्यों उठाऊं? भाई थिएटर पहुंचना भी अपने आप में चैलेंज है। आपको समथिंग एज रिमोट एज अ ट्रैफिक जैम, आपको लगेगा कि फिल्म के सक्सेस में ट्रैफिक जैम का भी हाथ है। अगर वो कहे कि मैं वहां से वहां तक जाने में मुझे इतना समय लगेगा, तो उतना समय निकाल करके वहां जा पाना, वो भी। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स। ये कहना कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं या आज के लोगों को अच्छी फिल्में बनाना नहीं आता है, ये तो सही नहीं होगा। एक और वर्ग है सर जो कह रहा है कि साउथ में अच्छी बन रही है आज की तारीख में। जी, साउथ को मानना पड़ेगा कि साउथ में हमेशा एक तरह की फिल्में बनती थी, और ये जरूर है कि साउथ की फिल्में आज आप देख रहे हैं। पहले मुझे लगता है इस देश में इतनी विविधता है कि हमको जो भी लोग इस देश को अलग अलग भागों में, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट करके देखते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। ये देश इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है कि हमको इस पे खुशी होनी चाहिए कि हमारे ही देश में एक भाग से फिल्में आ रही हैं। साउथ की फिल्में अच्छी कर रही, तो क्या वो साउथ हमारा देश नहीं है? अगर मैं तो उत्तराखंड में पैदा हुआ हूं, पहाड़ों में, मुझे तो बिल्कुल डिफरेंट तरह का कल्चर आया हूं, तो क्या वो हमारा देश नहीं है? ये हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इस देश के किसी भी हिस्से से अच्छी फिल्में, अच्छी कला आएगी, उसका स्वागत कीजिए, उसका आनंद लीजिए, और ये चक्र चलता रहेगा, और ये चक्र चलना भी चाहिए। इसी का नाम भारत है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया। चूंकि साउथ और बॉलीवुड वर्सेस जो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर, दो धड़ा अलग तरीके से है। यहाँ पर खुद प्रसून जोशी सर ने जवाब दे दिया कि साहब आप इंडिया की फिल्मों को एंजॉय कीजिए, जो भी देश में फिल्में बन रही हैं उन विविधताओं का स्वागत कीजिए, बांटिए मत अलग अलग इंडस्ट्रीज को, क्योंकि भारत के लिए भी अच्छा वो नहीं है। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब मिलेंगे तो एक लंबा सेशन आपके साथ पॉडकास्ट का करेंगे। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। यू।